गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो सभी? अच्छे हो? चलो तो अपन फोर्थ चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक पढ़ रहे थे इस चैप्टर के अंदर, जो पिछले वीडियो में स्टार्ट किया था। एक अच्छा मेरे ख्याल से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी वाला टॉपिक चल रहा था अपना, बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता में अपन ने पूरा टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ था। बहुभ्रूणता में अपन ने क्या क्या कर लिया था? बहुभ्रूणता की परिभाषा की थी, जो क्या थी? एक बीज या बीजांड या निषेचित अंड में एक से अधिक भ्रूणों का विकास हो जाना बहुभ्रूणता कहलाता है। ठीक है, इसकी खोज जो है सर्वप्रथम किसने देखा था? तो अपन ने नाम किया था, जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने। तो एंटोनी वॉन लीeuwenhoek की नामक वैज्ञानिक का नाम यहाँ पर आएगा कि एंटोनी वॉन लीeuwenhoek नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले 1719 में बहुभ्रूणता को नींबू के अंदर, सिट्रस के अंदर सबसे पहले देखा था। फिर उसके बाद में बहुभ्रूणता के कारण किए थे अपन ने कि बहुभ्रूणता के क्या क्या कारण होते हैं। तो 4 कारण अपन ने बहुभ्रूणता के किए थे। जो नंबर 1 तो किया था प्राक भ्रूण के विदलन से। नंबर 2 किया था अपन ने भ्रूण कोश में अंड कोशिका के अतिरिक्त अन्य किसी कोशिका से भ्रूण का विकास हो जाना। 3 किया था अपन ने एक बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोश का विकास हो जाना। और 4 किया था अपन ने बीजांड की बीजाणुद्भिद कोशिकाओं की सक्रियता से। ठीक है, ये 4 कारण किए थे। मैंने आपको बताया था कि ये 4 कारण ही आगे चल करके बहुभ्रूणता के 4 प्रकार बन जाएंगे। फिर उसके बाद में अपन ने बहुभ्रूणता के प्रकार भी स्टार्ट कर दिए थे, जिसमें से पहला प्रकार विदलन बहुभ्रूणता वाला अपन ने कर लिया था। ठीक है, इसके अंदर आपको मैं बता दूं कि एक बीज में जब एक से अधिक भ्रूण बन जाते हैं, मगर ऐसा नहीं है कि सभी भ्रूण विकसित होंगे। क्या अपवाद एक अलग चीज़ है, अपवाद स्वरूप सभी भ्रूण भी विकसित होते हैं, मगर अधिकांश पादपों में, जिनके अंदर आवर्तबीजी पादपों में जिनमें बहुभ्रूणता मिलती है, उनमें एक बीज में एक से अधिक भ्रूण तो बन तो गए हैं, मगर उन सभी भ्रूणों में से परिपक्व जो होता है वो केवल एक ही भ्रूण होता है। यानी परिपक्व जो होता है वो केवल एक भ्रूण होता है, बाकी के सभी भ्रूण जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। अंत में एक ही भ्रूण सक्रिय होकर के एक पादप का विकास करता है। मगर इसका अपवाद है वेंडा। वेंडा एक अधिपादप है, उसके अंदर एक से अधिक भ्रूण भी परिपक्व होते हैं। ठीक है, ये लाइन एक नोट्स के अंदर और दी हुई थी, जो पिछले वीडियो में मैंने आपको नहीं बताई थी। ठीक है, अब उसके बाद में अपने चल रहा था बहुभ्रूणता के प्रकार में अपन ने पहला प्रकार कर लिया था, और बाकी के 3 जो प्रकार और बचे हैं वो अपन अभी करके और इस चैप्टर को आज पूरा ही कर लेते हैं, क्योंकि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक ये बहुभ्रूणता ही है। तो आज इस चैप्टर को पूरा करके अपनी इस यूनिट को भी पूरा कर लेते हैं। तो बहुभ्रूणता के प्रकार में पहला विदलन बहुभ्रूणता हो गया था। आपको बता भी दिया था मैंने आपको, विदलन बहुभ्रूणता जो होती है वो क्या होती है। यानी प्राक भ्रूण जो होता है, प्राक भ्रूण जिसको अपन युग्मनज भी कह सकते हैं, इस प्राक भ्रूण या युग्मनज के अंदर जब विदलन होता है, विदलन का मतलब विभाजन होता है कोशिका विभाजन के समान, तो एक से अधिक युग्मनज बन जाते हैं, और एक से अधिक युग्मनज आगे चल करके एक से अधिक भ्रूणों का विकास करते हैं, तो ये विदलन बहुभ्रूणता कहलाती है। इसके बाद में पहला तो विदलन वाला हो गया था, जो अपन ने कर लिया, विदलन बहुभ्रूणता। और दूसरा जो अपन कर रहे हैं, अब दूसरा बहुभ्रूणता के प्रकार का कोई ऐसे फिक्स नेम नहीं है, वही जो कारण किया था वही प्रकार बन जाएगा यहाँ पर। दूसरा कारण क्या था? अंड कोशिका के अतिरिक्त भ्रूण कोश की अन्य किसी कोशिका से भ्रूण का विकास हो जाना। तो दूसरा प्रकार के अंदर यही आ जाएगा, अंड कोशिका के अतिरिक्त, अंड कोशिका के अतिरिक्त भ्रूण कोश की अन्य किसी कोशिका से भ्रूण का विकास होना। बिल्कुल वही हो गया है, ये तो वही लाइन हो गई है जो अपन ने कारण में की थी। प्रकार भी यही बनेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले कह दिया था कि 4 कारण ही 4 आगे चल करके प्रकार बनेंगे। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, अंड कोशिका के अतिरिक्त भ्रूण कोश की अन्य किसी कोशिका से भ्रूण का विकास हो जाना। अब देखो बीजांड जो होता है, बीजांड में जो भ्रूण कोश या मादा युग्मकोद्भिद जो होता है, उसमें एक ही तो अंड कोशिका होती है, 2 सहायक कोशिकाएं, 1 अंड कोशिका। ठीक है, बीच में केंद्रीय कोशिका होती है, ऊपर 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं होती है। तो भ्रूण का विकास तो इस अंड कोशिका से होता है। अंड कोशिका के साथ में एक नर युग्मक संलयित हो जाता है, तो युग्मनज बनता है, युग्मनज से फिर भ्रूण बन जाता है। मगर यहाँ पर ये कह रहा है कि अंड कोशिका के अतिरिक्त भ्रूण कोश की अन्य किसी कोशिका से भ्रूण का विकास हो जाना। अब अन्य कोशिकाएं कौन सी है? ये 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं हैं, 2 सहायक कोशिकाएं भी है नीचे। ये निषेचित या अनिषेचित, निषेचन के द्वारा तो ये द्विगुणित भ्रूण बना देगी, और अनिषेचित है तो गुणित भ्रूण बना देगी। तो निषेचित या अनिषेचित
कोशिकाएं, अंड कोशिका के अतिरिक्त सहायक कोशिकाएं, प्रतिमुखी कोशिकाएं, अगर ये भी भ्रूण में विकसित होने लग जाए, तो एक तो इससे सामान्य प्रक्रिया से बन ही रहा था, बाकी इनसे बनने लग जाए, तो बहुभ्रूणता वाली कंडीशन होती है। इसमें एग्जाम्पल अपन दे सकते हैं, जैसे एरिस्टोलोकिया। एरिस्टोलोकिया, इसके अंदर तो निषेचित कोशिकाओं से भ्रूण बनता है, इसलिए द्विगुणित भ्रूण बन जाएगा। और दूसरा इसके अंदर एक एग्जाम्पल है अपना आर्जिमोन। आर्जिमोन के अंदर अनिषेचित कोशिकाओं से बनता है, इसलिए अगुणित भ्रूण बन जाएगा। अनिषेचित या निषेचित कौन सी बता रहा हूँ मैं, अंड कोशिका को छोड़ करके अन्य किसी कोशिकाओं से। तो दूसरा प्रकार हो जाएगा अपना ये। तीसरा जो प्रकार है अपना बहुभ्रूणता का, वो है बीजांड में एक से अधिक भ्रूणकोश का विकास हो जाना। भ्रूणकोश का विकास हो जाना, बिल्कुल कारण में किया था अपन ने, तीसरा कारण भी अपना यही था, ये प्रकार बन गया है। अब देखो सामान्य प्रक्रिया में तो एक बीजांड जो होता है उसके अंदर एक ही भ्रूणकोश पाया जाता है, ये भ्रूणकोश है, ये एक बीजांड में पाया जाता है, और भ्रूणकोश में एक अंड कोशिका होती है, इस अंड कोशिका से एक भ्रूण बन जाता है। मगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि एक बीजांड के अंदर एक से ज़्यादा भ्रूणकोश बन जाए, और प्रत्येक भ्रूणकोश की अंड कोशिका सामान्य प्रक्रिया से एक भ्रूण बन जाए, भ्रूण बनाए आगे चल करके, तो जितने भ्रूणकोश होंगे उतने ही आगे चल के भ्रूण बन जाएंगे। तो एक से ज़्यादा भ्रूणकोश बन जाने से भी बहुभ्रूणता की कंडीशन आती है। ठीक है, इसमें आप एग्जाम्पल कर सकते हो केजुराइना। इसके अंदर एक बीजांड में एक से अधिक भ्रूणकोश का विकास हो जाता है, जिससे बहुभ्रूणता देखने को मिलती है। और चौथा जो बहुभ्रूणता का प्रकार है वो है अपस्थानिक बहुभ्रूणता। अपस्थानिक बहुभ्रूणता। अब देखो ये अपस्थानिक शब्द पहले भी कई बार आ गया था। अपस्थानिक शब्द का मतलब ये होता है कि पादप के जिस भाग से सामान्य प्रक्रिया से जिस अंग का या जिस संरचना का विकास होता है, उस संरचना या अंग का विकास उस सामान्य अंग से नहीं होकर के किसी अन्य चीज से होता है, तो अपस्थानिक शब्द आ जाता है। जैसे मैंने आपको अपस्थानिक असंग जनन के अंदर अपस्थानिक नाम दिया था, वहां पर आपको मैंने बताया था, ये टॉपिक वहां पर भी आ गया था कि भ्रूण का विकास वैसे तो अंड कोशिका से होता है, मगर बीजांड की अन्य कोई कोशिका, द्विगुणित कोशिका, जैसे बीजांड का या अध्यावरण की कोई भी अन्य कोशिका जब भ्रूण का विकास कर देती है, तो उसे अपस्थानिक भ्रूणता या अपस्थानिक असंग जनन कहते हैं। सेम वही चीज अपस्थानिक बहुभ्रूणता अपन ने पहले ही कर लिया था, वो क्यों वही रिपीट करनी है यहाँ पर, क्योंकि बीजांड के अंदर बीजांड का या अध्यावरण की द्विगुणित कोशिकाएं बहुत सारी है, तो बहुत सारी कोशिकाएं हैं, तो जरूरी थोड़ी एक ही कोशिका भ्रूण का विकास करेगी, कितनी भी कोशिकाएं भ्रूण का विकास कर सकती है, तो एक से अधिक भ्रूण बनने की संभावना है, इसलिए इसे बोलते हैं अपस्थानिक बहुभ्रूणता। अब अपस्थानिक शब्द का मतलब भी आपके समझ में आ रहा होगा, यानी अन्य किसी अंग से उस संरचना का विकास होना। भ्रूण बनता तो किसी अंड कोशिका से, मगर अंड कोशिका के अलावा अन्य कोई कोशिका कौन सी हो गई है, बीजांड का या अध्यावरण, यहाँ से भ्रूण का विकास हो जाता है, तो अपस्थानिक बहुभ्रूणता कहलाती है। ठीक है, ये हो गए अपने बहुभ्रूणता के प्रकार। अब उसके बाद में इस बहुभ्रूणता के टॉपिक में लास्ट अपना टॉपिक है बहुभ्रूणता की सार्थकता। बहुभ्रूणता की सार्थकता। सार्थकता का शब्द का मतलब है महत्व है, यानी बहुभ्रूणता का क्या महत्व है, पादप प्रजनन के अंदर इस चीज का क्या इंपॉर्टेंस है, इससे क्या फायदा है बहुभ्रूणता से। तो महत्व है या सार्थकता में अपन देखते हैं तो सबसे पहला महत्व जो है वो ये होता है कि अगर किसी भ्रूण का विकास बीजांड काय से होता है, जैसे कि अपस्थानिक बहुभ्रूणता में हो रहा है, तो बीजांड काय की सभी कोशिकाएं जो हैं उनमें आनुवंशिक पदार्थ जो है वो किस पादप के समान है, नर पादप के या मादा पादप के? बिल्कुल मादा पादप के है, क्योंकि बीजांड काय किसका अंग है, बीजांड का। बीजांड कहाँ पाया जाता है, अंडाशय में। अंडाशय किसका अंग है, स्त्री केशर का। स्त्री केशर क्या है, मादा जननांग। तो इसका मतलब बीजांड काय से अगर कोई भ्रूण विकसित होता है तो उस भ्रूण में सभी आनुवंशिक पदार्थ जो है, यानी पूरा का पूरे गुणसूत्र जो होते हैं वो मात्र पादप से आए हैं। तो ऐसे पादप जो होते हैं वो बिल्कुल अपने मात्र पादप की, यानी मादा जनन पादप जो है ना, जनक पादपों में नर और मादा में से जो मादा जनक पादप है उस पादप के बिल्कुल समान होंगे। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी, असंग जनन के महत्व में बताई थी, वही महत्व यहाँ पर आ गया है। समान प्रकार के मात्र पादप के समान पादप को तैयार करना है तो बहुभ्रूणता वाली कंडीशन के अंदर हो जाता है, क्योंकि बहुभ्रूणता में बीजांड काय से भी भ्रूण बनते हैं, ऐसे भ्रूण जो होते हैं वो मात्र पादप के समान आनुवंशिक पदार्थ वाले होते हैं। ठीक है, दूसरा अपन देखते हैं तो जो बीजांड काय से जो भ्रूण विकसित होते हैं जो मात्र पादप के समान होते हैं, ऐसे पादप जो होते हैं वो अधिक ओज से भरपूर होते हैं।
ओज, जिसको अपन विग्योर भी कहते हैं, विग्योर या ओज। ओज या विग्योर का मतलब क्या होता है, मतलब आप ये समझ सकते हो कि अच्छे लक्षणों वाला। जब अपन संकरण की क्रिया करवाते हैं तो दो अलग अलग जातियों के बीच में संकरण कराते हैं, एक के अच्छे लक्षण, दूसरे के अच्छे लक्षण, दोनों के बीच में क्रॉस करा करके जो संतति उत्पन्न करते हैं, उस संतति के अंदर दोनों के अच्छे लक्षणों को समावेशित कर देते हैं। मगर संतति अगर उन दोनों से ही अच्छे लक्षणों वाली बन जाए, यानी दोनों का समावेशन, दोनों को आपस में मिला करके जो संतति बनाई, उनके अंदर उनसे भी बहुत अच्छे लक्षण मिल गए, यानी जनकों से भी अच्छी संतति उत्पन्न हुई है, तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि वो ओज से भरपूर है, यानी उसके अंदर अच्छे लक्षण और ज्यादा आए हैं। तो ओज का मतलब अच्छे लक्षण ही है। तो जो बीजांडकाय से भ्रूण विकसित होते हैं वो ओज से भरपूर होते हैं, यानी अच्छे लक्षणों वाले होते हैं। ये दूसरा महत्व हो गया है बहुगुणता का। तीसरा महत्व अपन देखते हैं कि जो बीजांडकाय से पादप विकसित होते हैं, भ्रूण विकसित होते हैं, ऐसे पादप जो विकसित होते हैं, ऐसे भ्रूण या पादप जो होते हैं वो रोग रहित होते हैं, रोग रहित, क्योंकि मात्र पादप के ही गुणसूत्र आए हैं, संकरण की क्रिया हुई नहीं है, तो किसी प्रकार के, जैसे मात्र पादप के गुणसूत्र में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं थी, कोई रोग नहीं था, तो जो मात्र पादप के समान पादप बनेंगे उनके अंदर भी कोई रोग नहीं होगा। जैसे नींबू जो है, नींबू की अनेक किस्मों में इस प्रकार की कंडीशन देखी गई है कि भ्रूण जो है वो बीजांडकाय से विकसित हो रहे हैं बहुभ्रूणता वाले केस में, और उनके अंदर किसी प्रकार का रोग नहीं देखा गया। तो रोग रहित नींबू की किस्में प्राप्त करने के अंदर इसका महत्व हो गया है। चौथा अपन महत्व देखते हैं, तो क्या महत्व हो जाएगा कि आपको मैंने यहाँ पर बताया था अंड कोशिका के अतिरिक्त अन्य किसी कोशिका से भ्रूण का विकास हो जाना। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अगुणित भ्रूण भी तो विकसित हो रहे हैं। अगुणित कैसे हो रहे हैं कि बिना निषेचन के सहायक या प्रतिमुखी कोशिका से अगर भ्रूण बन जाए तो वो भ्रूण बिना निषेचन के बना है, तो इसका मतलब अगुणित भ्रूण है, और अगुणित भ्रूण आगे चल करके अगुणित पादप में विकसित हो जाएगा। इसका मतलब बहुभ्रूणता वाले कंडीशन में जब भ्रूण बिना निषेचित कोशिका से बनते हैं तो ऐसे भ्रूण जो होते हैं आगे चल करके अगुणित पादपों का विकास करते हैं। तो अगुणित पादपों के विकास में भी बहुभ्रूणता की सार्थकता मिलती है। अगुणित पादप को विकसित करने में या विकास में कर दो अगुणित पादपों के विकास में। ठीक है, अगला पांचवा महत्व अपन देखते हैं। तो देखो अगुणित पादप जो होते हैं, अगुणित पादप का मतलब आप समझ गए कि यानी जिनका आनुवंशिक पदार्थ के अंदर गुणसूत्रों का केवल एक सेट है, यानी द्विगुणित कोशिकाएं नहीं है, संपूर्ण पादप अगुणित है। हर एक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या का एक सेट है। जैसे मनुष्य के अंदर 46 गुणसूत्र है, उसमें दो सेट है ना, 23 के 23 के दो सेट्स हैं, तब वो द्विगुणित हुई है 46 गुणसूत्रों वाली। अगर मैं ये कहूँ कि एक ही सेट मौजूद हो, जैसे मात्र पादप का मान लो या नर पादप का मान लो, तो वो अगुणित पादप हो गए हैं। अब अपन ये चाहें कि अगुणित पादपों को आगे चल करके द्विगुणित या त्रिगुणित या चतुर्गुणित या पंचगुणित यानी बहुगुणित बनाना चाहें, तो क्या कराना पड़ेगा, अपन को किसी अन्य पादप के साथ में संकरण कराना पड़ेगा। और जैसे ही अपन संकरण कराएंगे, आनुवंशिक पदार्थ किसी दूसरे पादप का आ गया, यानी एक सेट किसी दूसरे पादप का आ गया, और दूसरे पादप के गुणसूत्रों का एक सेट आते ही इन अगुणित पादपों की जो लक्षण जो थे, जो अपने पास अच्छे लक्षण थे, वो खत्म हो गए ना। क्योंकि अपन तो ये चाह रहे हैं कि पादप अगुणित है, इनमें जो लक्षण है वैसे के वैसे लक्षण इनसे बनाए गए द्विगुणित, त्रिगुणित, चतुर्गुणित, पंचगुणित यानी बहुगुणित पादपों में मिले। ऐसे कैसे संभव है? अगर इसको द्विगुणित करेंगे तो एक अगुणित सेट दूसरे पादप से लेना पड़ेगा, लेंगे तो वो संकरण हो जाएगा और फिर लक्षण जो होते हैं चेंज हो जाएंगे। मगर ये भी संभव है, अगर अगुणित पादपों से अपन बहुगुणित पादप बनाए तो एक पादप प्रजनन के अंदर एक तकनीक और वैज्ञानिकों ने खोजी है। वो तकनीक क्या होती है? एक रासायनिक पदार्थ है जिसका नाम है कोल्चिसीन। कोल्चिसीन एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जिसे कोल्चिकम ऑटमनेलम नामक पादप से प्राप्त किया जाता है। अगर संवर्धन माध्यम के अंदर अगुणित पादपों कोशिकाओं को जब अपन संवर्धित करते हैं उस समय पर कोल्चिसीन से उपचारित कर देते हैं, इस कोल्चिसीन रसायन को डाल देते हैं, तो ये कोल्चिसीन क्या करता है कि पादपों के अंदर गुणसूत्रों के पृथक्करण को रोक देता है। यानी अगुणित पादपों की कोशिकाओं में गुणसूत्रों ने अपना डुप्लीकेशन तो कर लिया, यानी डबल तो हो गए हैं, मगर जब अपन कोशिका विभाजन पढ़ते हैं ना कि तर्कु तंतुओं से आधे आधे गुणसूत्र ऊपर नीचे चले जाते हैं, तो फिर से दो कोशिकाएं बन जाती है गुणित वाली। ये काम नहीं होने देता है, गुणसूत्रों का पृथक्करण रोक देता है एनाफेज कंडीशन के अंदर। तो अगुणित से द्विगुणित बन जाएंगे, मगर उस द्विगुणित के अंदर जो एक एन आया है ना, वो एन इनका ही है। यानी एक अगुणित का मतलब एन, दूसरा एन कहाँ से आया, यानी इसी का ही एक कॉपी और तैयार हो गई है। ये जो एन है ना, इसी से ही एक कॉपी और तैयार हो गई, तो 2n हो गए।
अब 2n के अंदर फिर से एक n ऐड कर दें, यानी इसी से एक का रेप्लिकेशन और हो गया, प्रतिकृति बन गई है, तो 3n बन सकते हैं। तो कोलचिसीन का उपचार करके इन अगुणित पादपों से अपन बहुगुणित पादप भी विकसित कर सकते हैं, जो पादप प्रजनन के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। और इसके द्वारा अपन संयुग्मजी वंशावली को विकसित कर सकते हैं। संयुग्मजी वंशावली का मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी समान प्रकार के लक्षणों वाली पीढ़ियां तैयार करना या पादप तैयार करना, वो संयुग्मजी वंशावली होती है। इस प्रकार से ये 5 सार्थकता या महत्व दिए हुए हैं अपने किसके, बहुभुणता के। ठीक है, ये बहुभुणता वाला टॉपिक पूरा होता है। इस चैप्टर के अंदर अपने 2 मुख्य टॉपिक पढ़े हैं जो बड़े हैं, एक तो असंग जनन और एक बहुभुणता। ठीक है, अब उसके बाद में चौथा जो अपना पादप जनन की विशिष्ट विधियां है, उसका नाम कायिक प्रवर्धन है। और कायिक प्रवर्धन में आपको नोट्स में क्या लिख रखा है आप समझ रहे होंगे, नोट्स भेजे हैं मैंने, उसमें लिख रहा है कि चैप्टर नंबर 1 से ये पूरा कर लिया गया है। बिल्कुल वो का वो ये पूरा चैप्टर पढ़ लिया कायिक प्रवर्धन का। तो अपन ने इस चैप्टर के अंदर पादप जनन की विशिष्ट विधियां 4 विधियां पढ़ी है। कौन कौन सी? असंग जनन, अनिषेक बीजता, सूक्ष्म प्रवर्धन और कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन पहले चैप्टर में पढ़ ली थी, 3 को डिटेल से पढ़ लिया है। इसके अलावा बहुभुणता वाला एक अलग से टॉपिक पढ़ लिया है। ये अपना चैप्टर जो होता है वह कंप्लीट होते हैं, और इसके साथ में अपनी फर्स्ट यूनिट जो है वो भी पूरी कंप्लीट होती है। ठीक है, इसके बाद में अपन अगली यूनिट जो है, मैं ये चाहता हूँ कि आप जेनेटिक्स को स्टार्ट कर लें, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। अपनी ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से आपको इंटरेस्टिंग चीज़ें रहेगी। तो फिर भी अपन एक बार और सोच लेते हैं कि मैं एक बार सिलेबस को पूरा एनालिसिस करता हूँ कि कैसा क्या चल रहा है, कहाँ पर अपन को स्टार्ट करनी चाहिए। चांसेस ज़्यादा जेनेटिक्स वाली यूनिट के स्टार्ट करने के हैं, वो कल आपको पता लग जाएगा। जो भी यूनिट स्टार्ट करेंगे उसमें उस चैप्टर को जो स्टार्ट करेंगे उसके नोट्स आपको पहले ही सेंड कर दिए जाएंगे। थैंक यू, आज अपनी यूनिट पूरी हो गई है। कल एक नई यूनिट के साथ में फिर मिलते हैं। ओके।